हेलो दोस्तों, मैं जीनियस वर्ल्ड एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आज से हम मैथ की एक नई श्रृंखला की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसमें हम फ्रैक्शन से स्टार्ट करेंगे। हमें उम्मीद है आपको सिंपल कैलकुलेशन जैसे जोड़ना, घटाना, संख्याओं को उनका गुणा करना, भाग करना, ये सब आता है। इसका नेक्स्ट एक स्टेप अगर हम समझते हैं तो भिन्न भिन्न को हम समझना स्टार्ट करेंगे। इस श्रृंखला में हम आपको बेसिक मैथ के कॉन्सेप्ट से लेके एडवांस लेवल तक के सभी क्वेश्चनों को सॉल्व कराएंगे, जिससे आपकी मैथ स्ट्रांग हो सके। तो चलिए बिना समय वेस्ट करते हुए हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम भिन्न से स्टार्ट करेंगे अपने टॉपिक को। ये चैप्टर नंबर 1 है। भिन्न के बेसिक कॉन्सेप्ट को हम लोग समझेंगे। इसके जो पिछले वर्षों में आए हुए क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम थ्योरी को पढ़ेंगे। तो इसी श्रृंखला में हम लोग आगे बढ़ते हैं। और इस टॉपिक को समझने के लिए हमने इसको 5 भागों में डिवाइड कर रखा है। जैसे भिन्नों के कंपैरिजन से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं, यानी भिन्नों की तुलना पर आधारित प्रश्न है, ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। टाइप 2 है हमारा वितत भिन्न पर आधारित प्रश्न, आवर्ती दशमलव पर आधारित प्रश्न, भिन्नों पर बुनियादी प्रश्न जो बनते हैं वो, और विविध प्रश्न जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं। इस तरीके से हम 5 भागों में अलग अलग डिवाइड करके इस अध्याय को समझेंगे। तो सबसे पहले जैसे इसमें कुछ टर्म्स हैं जो आप नहीं समझ पा रहे होंगे, जैसे वितत भिन्न है, आवर्ती दशमलव है, ये सब क्या होते हैं। पहले हम इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को एक बार समझ लेते हैं और भिन्न से थोड़ा परिचय ले लेते हैं कि भिन्न क्या है। पहले इसको समझने के बाद हम आगे के टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो चलिए इस कड़ी में हम सबसे पहले शुरू करने जा रहे हैं भिन्न। हमारा अध्याय फर्स्ट है भिन्न। तो अब ये जानते हैं कि भिन्न के प्रकार कितने होते हैं। भिन्न क्या है आप जानते होंगे। भिन्न वो संख्या होती है जिसको हम x बटा वाई के रूप में लिख सकते हैं और y जीरो ना हो। इस प्रकार की जो रेशियोज होते हैं उन्हें भिन्न कहा जाता है। एक्स वाई के उसमें रेशियो में लिख सकते हैं और वाई जीरो ना हो। तो भिन्न 3 प्रकार की होती है। सबसे पहला भिन्न है साधारण भिन्न। ओके, भिन्न का पहला प्रकार है क्या है, साधारण भिन्न। दूसरा आप इसको हमारे साथ ही नोट करते चलें, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता चले और आपके एक कंप्लीट नोट्स भी तैयार हो जाएं। और दूसरा टाइप है दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न। और थर्ड टाइप हमारा है वितत भिन्न। ये 3 प्रकार की भिन्न होती है। अभी हम इनको समझ लेते हैं। साधारण भिन्न क्या होती है। साधारण भिन्न ऐसी भिन्न होती हैं जिनको हम x बटा वाई के रूप में लिख सकते हैं, यानी x बटा वाई के रूप में लिखा जा सकता है। ऐसी भिन्नों को हम साधारण भिन्न कहते हैं। इसके एग्जाम्पल, और जिसमें y क्या हो, जीरो ना हो। इसके एग्जाम्पल्स को अगर हम लें तो 2/5, 7/9 आदि इस प्रकार की भिन्नें जो होंगी वो क्या है, हमारे साधारण भिन्न हैं। अब दशमलव भिन्न का हम कैसे परिभाषित करेंगे। ऐसी भिन्न जिनका हर 10 या 10 की घातों में हो, वो भिन्न क्या है, हमारी दशमलव भिन्न है। एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल हुआ 3/10, 7/10, 11/10। ये सब क्या भिन्न है, ये सब दशमलव की भिन्न है। ठीक है, या 100 लिख सकते हैं, क्योंकि हमने क्या कहा है, 10 हो या 10 की घात में हो, यानी 10 की घात ये 2 है, 11/100 क्या है, 10 की घात 2 है। और अब वितत भिन्न की अगर हम बात करें तो ऐसी भिन्न जिसका कोई निश्चित परिभाषा नहीं होती है, वो एक सीरीज के रूप में, एक श्रृंखला के रूप में निरंतर प्रोग्रेस करती हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं सबसे पहले, जिसमें एग्जाम्पल है 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/2। इस तरह की जो श्रृंखला में भिन्न बढ़ती हैं, ऐसी भिन्न क्या कहलाती हैं, ये वितत भिन्नों की श्रेणी में आती हैं। तो आप समझ गए, भिन्न 3 प्रकार की होती है। सबसे पहले है साधारण भिन्न, दूसरी है दशमलव भिन्न, और जो भिन्न का तीसरा प्रकार क्या है, वो भिन्न वितत भिन्न कहलाती हैं। आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया, साधारण भिन्न क्या है, दशमलव भिन्न क्या है, और वितत भिन्न किन भिन्नों को कहा जाता है। आवर्ती, अब आइए समझते हैं आवर्ती दशमलव भिन्न क्या है। आवर्त दशमलव भिन्न। अब आवर्त दशमलव भिन्न के भी 2 प्रकार होते हैं। 2 प्रकार होते हैं। इसमें फर्स्ट प्रकार है शुद्ध आवर्त दशमलव भिन्न। शुद्ध आवर्त दशमलव भिन्न।
और हमारा दूसरा प्रकार है मिश्रित आवर्त दशमलव भिन्न। अब शुद्ध आवर्त दशमलव भिन्न क्या है? आवर्त मतलब क्या होता है? आवर्त मतलब किसी संख्या की पुनरावृत्ति, दशमलव के बाद अगर किसी संख्या की पुनरावृत्ति हो रही है तो ऐसे भिन्न आवर्त भिन्न कहलाती हैं, आवर्त दशमलव भिन्न कहलाती हैं। तो इसमें दो प्रकार होते हैं, शुद्ध आवर्त दशमलव भिन्न होती है और मिश्रित आवर्त दशमलव भिन्न होती हैं। तो इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। शुद्ध आवर्त दशमलव भिन्न क्या होती है? इसमें सभी अंकों की पुनरावृत्ति हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम ले सकते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल, जैसे दिया है हमें अगर 0.575757 और इसी तरह अगर भिन्न बढ़ रही है तो इसको हम लिख सकते क्या है? 0.57 का बार, यानी 5 और 7 की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है। तो ये क्या है? यानी दशमलव के बाद एक निश्चित संख्या का बार बार रिपीट होना। ठीक है, जो संख्या दशमलव के बाद दी गई है उन सभी संख्याओं का रिपीट होना, ये क्या है? शुद्ध आवर्त दशमलव भिन्न है। ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, जिसमें हम एग्जाम्पल लेते हैं अगर इसी तरह 3 भिन्ने हों, जैसे 3 अंक हों, सॉरी 1375, ओके, फिर 375, फिर 375 और इसका रिपीटिशन बार बार हो रहा हो तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 0.375 का बार। यहाँ तक चीज़ें समझ में आई आपको? इस तरह का अगर पैटर्न बने तो वो क्या होती है? शुद्ध आवर्त दशमलव भिन्न होती है। मिश्रित आवर्त दशमलव भिन्न का अब हम एग्जाम्पल समझते हैं। यानी इसको हम कह सकते, यानी अगर कोई संख्या लिखी है जैसे p बार लिखा हुआ है तो ये क्या है? शुद्ध आवर्त का एग्जाम्पल है। यानी 0.pq बार, ये क्या है? ये शुद्ध आवर्त भिन्न का एग्जाम्पल है। यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई आपको? अब चलिए हम समझते हैं मिश्रित आवर्त भिन्न के बारे में। तो इसमें क्या होता है कि दशमलव के बाद जो संख्याएं होती हैं उसमें 1 या 2 अंक के बाद पुनरावृत्ति होती है। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे दिया गया है भिन्न 0.243, ओके, फिर 43, फिर क्या है? 43, और इस तरह से अगर पुनरावृत्ति हो रही है तो इसमें आप देख रहे हैं 4343 का ही पुनरावृत्ति हो रहा है, 2 का रिपीटिशन नहीं हो रहा है। तो इसको हम लिख सकते हैं 0.243 और 43 के ऊपर हम क्या लगाते हैं? बार लगाते हैं। इस तरह की भिन्न क्या होती है? मिश्रित आवर्त दशमलव भिन्न होती है। ठीक, एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल ये है 0.352। अब 52 का अगर रिपीटिशन बार बार हो रहा है तो ये क्या है? मिश्रित आवर्त दशमलव भिन्न है। इसका हम एग्जाम्पल के तौर पर लिख सकते हैं, जैसे लिख दें 0.pq क्यूब केवल बार हो, ओके, और 0.pqr अगर 3 भिन्न है, QR पे बार हो, तो इस तरह का जब पैटर्न बने तो वो क्या होती हैं? मिश्रित आवर्त दशमलव भिन्न कहलाती हैं। यहाँ तक उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट पार्ट में एक टॉपिक को और समझते हैं। इसमें हम समझेंगे 2 तरीके की बातों को हम समझेंगे। फर्स्ट, पहला केस ये है, केस नंबर 1 है, अगर कोई भिन्न दी हुई है। केस नंबर 1 में क्या है? साधारण भिन्न अगर दी गई है, साधारण भिन्न को प्रतिशत में बदलना। ओके, साधारण भिन्न को प्रतिशत में बदलने का नियम हम देखेंगे, किस तरह से साधारण भिन्न को परसेंटेज में चेंज किया जा सकता है। एक एग्जांपल लेते हैं, पहले नियम ही लिख लेते हैं। नियम क्या है? नियम ये है कि अगर कोई साधारण भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए, भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए बदलने के लिए 100 का गुणा करते हैं हम लोग, भिन्न में 100 से गुणा किया जाता है। ठीक, यहाँ तक की चीजें समझ में आई?
अब एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे है, जैसे 2/5 अगर दिया गया है, अब हमें इसे परसेंटेज में चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे, 100 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। 100 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 पिछले में 100 हो गया, और ये हमारा क्या आ गया, ये हो गया 40%। इसी प्रकार अगर हमें दिया गया है 3/20 दिया गया है, इसको हमें परसेंटेज में चेंज करना है, तो हम 100 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे। 20×5 = 100 और 3×5 = 15, यानी 15% ये हो जाएगा। यहाँ तक चीज़ें समझ में आई। जब भी कोई भिन्न अगर दी गई है, उसे उसका हमें प्रतिशत में बदलाव करना है, तो हम 100 से मल्टीप्लाई करके उस भिन्न को परसेंटेज में बदल लेते हैं। ये हुआ साधारण भिन्न को प्रतिशत में बदलने की विधि। अब केस नंबर 2 लेते हैं हम। केस नंबर 2 में अब हम समझेंगे कि अगर प्रतिशत में दिया गया है, यानी प्रतिशत को भिन्न में बदलना, यानी प्रतिशत को साधारण भिन्न में बदलना। ये सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं। टीचिंग एग्जाम्स की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं या एसएससी बैंक रेलवे की, सभी एग्जामों में आप बेसिक समझ लीजिए, उसके बाद शॉर्टकट ट्रिक आप निकाल सकते हैं उसको। प्रतिशत को साधारण भिन्न बदलने का तरीका हम सीख लेते हैं। एक आप नोट लिख लीजिए सबसे पहले कि किस तरह से हम इसको चेंज करते हैं। किसी भी दिए गए प्रतिशत में, किसी भी दिए गए, देखिए, किसी भी दिए गए प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग दिया जाता है। यहाँ तक चीज़ समझ में आई आपको? अब एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे अगर हमें 40% दिया गया है, 40% दिया गया है, तब हमें इसे भिन्न में बदलना है, तो 40 में हम क्या करेंगे, 100 का भाग दे देंगे, तो 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 से कटेगा, तो ये हमारा 2/5। ये क्या है, परसेंटेज से भिन्न में कन्वर्ट हो गया। अब जैसे मान लीजिए हमें 25% को भिन्न में बदलना है, तो क्या लिखेंगे, 25, और 100 से हम कह रहे हैं 100 से भाग दिया जाता है, 100 से भाग दिया जाता है, तो 25% है। अब इसे हमें भिन्न में बदलना है, तो हम 100 से भाग करेंगे, तो 25/100 हो गया, तो 25 चौके 100, यानी अब हमारे भिन्न क्या प्राप्त हुई, 1/4। इस तरह से अगर कोई प्रतिशत दिया गया है भिन्न में, हम उसको इस तरह से बदल सकते हैं। तो दोस्तों अब चलते हैं हम अपने अगले टॉपिक की तरफ। अब हम स्टार्ट करते हैं टाइप फर्स्ट के जो क्वेश्चन हैं, जैसे भिन्नों की तुलना पर आधारित प्रश्न हैं, उनको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। इस तरह जैसे हमने शुरू में ही बता रखा है आपको कि हम इस भिन्न चैप्टर को 5 अलग अलग टाइप वाइज प्रश्न लाए हैं, जिससे आपकी थ्योरी कंप्लीट हो जाए। ये थ्योरी पोर्शन है, इसमें हम क्वेश्चन के माध्यम से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। उसके बाद भिन्न से संबंधित प्रश्नों का अभ्यास हम अगली क्लास में करेंगे। ओके, चलिए शुरू करते हैं तब। टाइप नंबर 1 भिन्नों की तुलना पर आधारित प्रश्न है। तो पहला प्रश्न हमारा ये है कि 5/13, 3/13 और 7/13, 9/13 में सबसे छोटी और सबसे बड़ी भिन्न अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए हम सबसे पहले सभी संख्याओं को लिख लेते हैं। 5/13 हुआ, 3/13 हुआ, 7/13 हुआ और 9/13। ठीक है, अब इसका एक नोट लिख लीजिए। यदि दी गई भिन्नों का हर बराबर हो, उस कंडीशन में क्या होगा, जिस संख्या, जिस भिन्न का, जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा, वह भिन्न बड़ी भिन्न होगी। वह भिन्न क्या होगी, सबसे बड़ी होगी, वह भिन्न सबसे बड़ी होगी।
ठीक है, यहाँ तक चीज़ें आप समझ गए। अब हम देख रहे हैं कि इसका हर 13 13 13 सभी में दिया गया है। तो अब हमें ये चूज करना है कि सबसे बड़ा अंश किसका है। सबसे बड़ा अंश किसका है, 9/13 का है, और सबसे छोटा अंश किसका है, 3/13 का है। तो ये सबसे छोटी भिन्न होगी, ये क्या होगी, सबसे छोटी भिन्न होगी हमारी, और ये क्या होगी, सबसे सबसे बड़ी भिन्न होगी हमारी। यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ गई। यानी अगर हर बराबर है तो हम केवल अंश का कंपैरिजन करेंगे, जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वह भिन्न सबसे बड़ी होगी, और जिसका अंश सबसे छोटा होगा वह भिन्न सबसे छोटी होगी। यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम इसी प्रकार अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं, अन्य टाइप को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को लेते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं सबसे पहले। जैसे इसमें दिया गया है 6/17, फिर 6/13, 6/11, 6/19। अब इसके लिए भी आप एक नोट लिखिए। दी गई भिन्नों में यदि सभी भिन्नों का हर बराबर है, सॉरी सभी भिन्नों का अंश बराबर है, तो इस प्रकार की भिन्नों का कंपैरिजन हम क्या करते हैं, तब हम हर से कर सकते हैं। ठीक है, तो जिस भिन्न का हर बड़ा होगा वह भिन्न छोटी होगी, जिस भिन्न का जितना हर बड़ा होगा वह भिन्न उतनी ही छोटी होगी। ये चीज़ें क्लियर हो गई। अब हम इसमें देखते हैं, जैसे 17 दिया हुआ है, 6/17 दिया है, 6/13 दिया है, 6/11 और 6/19 दिया गया है। अब हम ये देख रहे हैं कि अंश सभी भिन्नों का बराबर है, तो हम कंपैरिजन किससे कर सकते हैं, हर से कर सकते हैं। तो इसमें कंडीशन ये होती है कि जिस भिन्न का हर सबसे बड़ा होगा वह भिन्न क्या होगी, सबसे छोटी होगी। ठीक है, और जिस भिन्न का हर सबसे छोटा होगा वो भिन्न बड़ी होगी। तो आप लोग बताइए कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी ये होगी। हमसे सबसे पहले पूछा है कि सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, तो सबसे छोटी भिन्न ये होगी, ये सबसे छोटी होगी, सबसे छोटी भिन्न ये होगी, और यह भिन्न सबसे बड़ी होगी। ठीक है, सबसे बड़ी भिन्न क्या है हमारी, 6/11 है, और सबसे छोटी भिन्न हमारी कौन सी है, 6/19 है, क्योंकि यह इसका अंश सभी भिन्नों का दिया गया अंश समान है। तो हम कंपैरिजन करेंगे तो हर से करेंगे, और हर जिसका सबसे बड़ा होगा वह भिन्न सबसे छोटी होगी। तो 6/19 का जो 19 है वह दी गई संख्याओं में सबसे बड़ा है, तो इसलिए यह भिन्न सबसे छोटी है। और 6/11 में जो हर है 11 वह दी गई भिन्नों में सबसे छोटा है, इसलिए यह भिन्न क्या है, सबसे बड़ी है। अब आप भिन्नों का कंपैरिजन समझ गए होंगे। तो इसी क्रम में अब हम आगे बढ़ते हैं और अपना अगला क्वेश्चन लेते हैं। अब जिसमें थर्ड कंडीशन ये बनती है, फर्स्ट कंडीशन में हमने देखा कि हर बराबर है, उस कंडीशन में क्या है, दूसरे क्वेश्चन में हमने यह समझा कि अगर अंश बराबर है तो वो उस केस में क्या होता है। अब थर्ड कंडीशन यह दिया हुआ है कि अगर हर और अंश दोनों बराबर ना हो तो किस तरह से हम भिन्नों का कंपैरिजन करें। ठीक है, अभी हमने दो कंडीशन समझ ली। सबसे पहली कंडीशन क्या थी, जिसमें भिन्न का हर बराबर था, उस कंडीशन में हमने भिन्नों को कंपैरिजन किया कि जिसका अंश बड़ा होगा वह भिन्न बड़ी होगी। दूसरी कंडीशन ये थी कि सभी भिन्नों का अंश बराबर करके दिया गया, दूसरी कंडीशन भी हमने चेक कर ली। अब ये कंडीशन हो सकती है कि अगर हर और अंश बराबर करके ना दी गई हो भिन्न, तो उसका हम कैसे कंपैरिजन करेंगे, ये हम समझते हैं प्रश्न नंबर 3 से। तो हमें दिया गया है भिन्न 2/3, 4/7 और 5/8। इसका हम दो तरीके से सोल्यूशन कर सकते हैं, आरोही क्रम में हमें इन भिन्नों को व्यवस्थित करना है। तो इसका हम दो तरीके से सोल्यूशन कर सकते हैं। पहला तरीका ये है कि हम सभी भिन्नों में भाग दे के दशमलव में कंपैरिजन कर लें, भाग दे के दशमलव में निकाल लें, उसके बाद कंपैरिजन कर लें।
ये आप लोग सभी कर सकते हैं, जैसे 2 में 3 का भाग करके दशमलव में कन्वर्ट कर लीजिए, फिर उनका कंपैरिजन कीजिए। ये थोड़ा लेंदी प्रोसेस है, एक एलसीएम मेथड होता है, उससे करने में थोड़ा आसानी होती है, यानी दो भिन्नों का कंपैरिजन करके हम निकाल सकते हैं। जैसे 2/3 दिया गया है और 4/7 दिया गया है, तो सबसे पहले हम इन दोनों भिन्नों में चेक करते हैं कि कौन सी बड़ी भिन्न है। तो इसमें इसको करने की प्रक्रिया ये होती है कि हम 7 का पहले 2 में गुणा करेंगे, तो ये आ गया 14। ओके, 3 का 4 में गुणा करेंगे, ये आ गया हमारा 12। इसके नीचे 12 है और ये 14 है, तो 2/3 वाला भिन्न है वह बड़ा है। क्या है? 2/3 की भिन्न बड़ी है, हमने लिख लिया। अब कंपैरिजन करते हैं कि 4/7 बड़ा है या 5 अब कंपैरिजन हम दो भिन्नों इन दोनों भिन्नों में करते हैं, 4/7 बड़ा है या 5/8 बड़ा है। ठीक है, तो इसमें कंपैरिजन करेंगे तो 8 का गुणा इसमें करेंगे, 4 में करेंगे तो 32 होगा। ठीक है, और 7 का गुणा हम 5 में करेंगे तो क्या होगा? 35। इसमें भी देख रहे हैं इस भिन्न का जो अंश आ रहा है वो बड़ा आ रहा है, 35। ठीक है, यहाँ तक चीजें समझ में गए। तो इसमें 5/8 ये क्या होगा? बड़ा होगा, यानी सबसे बड़ी भिन्न क्या है? सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी? हमें आरोही क्रम में लिखना है, यानी सबसे छोटी लिखना है, फिर बड़ी बड़ी बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 4/7। ठीक, अब इससे बड़ी भिन्न क्या होगी? 5/8। और इससे बड़ी भिन्न क्या होगी? ये होगी। अब एक बार कंपैरिजन हम इन दोनों में भी कर लेते हैं, कंफ्यूजन ना रहे कि ये बड़ा है या ये बड़ा है। तो 8 दूनी 16 और 3 पचे 15, तो ये भिन्न हमारी बड़ी है। इसे क्लियर हुआ? ठीक है, यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ गई। एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ, हम दो दो भिन्नों का कंपैरिजन करते हैं। ये आसान और सिंपल मेथड होता है, इसे हम कर सकते हैं। तो अगर हमें आरोही क्रम में लिखना है तो ये हमारा क्या हो गया? आरोही क्रम में अरेंज हो गया। जो दी गई भिन्न है वो आरोही क्रम में सुव्यवस्थित हो गई। इसको हम लिख सकते हैं 4/7, 5/8 और 2/3। ये क्या है? हमारा भिन्नों का आरोही क्रम है। यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई। अब हम आगे बढ़ते हैं और अपना अगला प्रश्न लेते हैं। इसमें अवरोही क्रम लिखना है, यानी घटते हुए क्रम में लिखना है। भिन्न दी गई है 3/5, 4/9, 2/7। ये भिन्न दी गई हैं। तो इस भिन्न को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम शुरू की दो भिन्नों को कंपैरिजन करते हैं, 3/5 और 4/9 को। तो इसमें हमने देखा कि 9 त्रिक 27 हो रहा है और 5 चौका 20, यानी 3/5 वाली भिन्न है वो क्या है? बड़ी है। ओके, अब 4 और इसमें कंपैरिजन करते हैं, तो 7 में 4 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 आएगा और 9 दूनी 18, यानी 4/9 जो है वो बड़ा है। ठीक है, इससे छोटा क्या है? 2/7। अब आपको लग रहा होगा कि 2/7 और 3/5 में कौन सा बड़ा है? तो अब ये से जब 4/9 बड़ा है, 4/9 से ये बड़ा है, तो ऑटोमेटिकली इससे बड़ा ही होगा। तो हमें इसको कंपैरिजन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह से ये हमारा अवरोही क्रम हो गया। तो हम एक बार लिख सकते हैं, अवरोही क्रम में अगर दी गई भिन्नों को हमें अरेंज करने को कहा है, तो अवरोही क्रम क्या होगा भिन्नों का? सबसे पहले हम लिखेंगे 3/5, 4/9, 2/7। इस तरह से हम अवरोही क्रम में अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और हम अपने सेकंड टाइप के प्रश्नों को हल करते हैं। अगर इस तरह के प्रश्न दिए गए हों तो हम सबसे पहले नीचे से हल करना शुरू करते हैं। इसका हल करना शुरू करेंगे, यानी यहाँ से कि 1 - 1/2 दिया गया है, तो इसको हम यहीं से सॉल्व करना शुरू करेंगे। ठीक है, इसको अब हम पहले लिख देते हैं, जैसे आपको समझने में आसानी हो। 1 - 1 - 1/2 दिया गया है, -1/2। ओके, अब हम शुरू करते हैं इसको सॉल्व करना। तो सॉल्व करने का इसका तरीका होता है, सबसे नीचे से हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। जैसे 1 - 1/2 है, तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 1/2 आएगा। अब 1/1/2 है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? यानी ये अगर हम आगे बढ़ाएंगे तो सेम चीज़ें होंगी। ये 1/1/2 यहाँ क्या होगा? 2 आ जाएगा। यहाँ तक चीज़ें समझ रहे हैं आप? नहीं समझे? अब नीचे वाले पोर्शन इसको जब हमने सॉल्व किया तो क्या आया हमारा? ये आया। तो ये क्या हुआ? 1/1/2 है। ठीक, इतना पोर्शन अब हमारा हुआ ये।
1/1/2 है, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। अब यहाँ पूरा वैल्यू इसका जितना है ये 2 आ गया, तो हम लिख सकते हैं 1 - 2, यानी 1 - 2 करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, ये आएगी -1। यहाँ तक चीज़ें समझ में आ रही हैं आपको। -1 जब इसमें हम फिर सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो अब हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 - 1/2 हो जाएगा। और अब इसको हम हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा 1/2 आ जाएगा। हमें उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया है तो एक बार हम फिर से इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं, जिससे चीज़ें आपको फिर से क्लियर हो जाएं। लेते हैं 1/1 - 1/1/2 है, तो हम सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा हमारा 1/2। अब ये 1/1/2 है, तो ये क्या आ गया हमारा 2 आ गया। यहाँ तक चीज़ें क्या हो गई हमारी 2 आ गया, तो 1 माइनस अब 2 बचा है, ये 1 यहाँ का, और इसको पूरा जब सॉल्व कर लिए यहाँ तक का, अब तो हमारा क्या आया है 2 आया है। अब वो 1 में से -2 करेंगे तो हमारा क्या आएगा, -1 आएगा। अब -1 और ये माइनस है, तो -1 - 1 ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। यानी अब हमारी भिन्न क्या हो गई, 1 - 1/2 हो गई। यहाँ तक इस नीचे तक की वैल्यू क्या है, 2 है। ठीक है, अब हमारा आंसर क्या आ गया, 1/2 आ गया। यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। और भी हम प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। जब हम विविध प्रकार के प्रश्नों को हल करेंगे तो उसमें पूरे चैप्टर्स में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, वो सारे क्वेश्चनों को हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। आपको कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा आपका। अभी आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा किस तरह से हमने इसको किया। इस प्रकार का हम एक और प्रश्न लेते हैं। जैसे ये प्रश्न दिया गया है, अब ये क्या है, भाग में दिया गया है, 1/1/3 इस तरह से प्रश्न दिया गया है। अब भाग की प्रक्रिया क्या होती है भिन्नों का, अगर जैसे 1/3 भागे 5/6 अगर दिया गया है, तो इसका जब हम सोल्यूशन करेंगे तो 1/3 इसको मल्टीप्लाई करते हैं और भिन्न का जो ये होता है वो उल्टा हो जाता है, तो 6/5 होगा। यानी सॉल्व करेंगे तो 6/15 होगा। और इसको 3 से अगर काटेंगे, 3 दूनी 6 और 3 5 15, इस तरह से हम सॉल्व करते हैं। ये क्या है, हमने आपके कॉन्सेप्ट के लिए बता दिया है एक बार। अब यहाँ अगर हम हल करना स्टार्ट करेंगे तो ये क्या है, अब इसको हम पहले सॉल्व करेंगे। 1/1/3 है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हमारा आएगा, 1/3/1, यानी ये भिन्न क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी, यानी व्युत्क्रम हो जाएगी। तो ये हमारा 3 आ गया, यानी इस पोर्शन का पूरा वैल्यू क्या आ गया हमारा, 3 आ गया। अब ऊपर क्या है, 1 है, यानी 1/3 हो गया ये। ओके, यहाँ तक चीज़ें समझ में आई। यानी अब ये हुआ है 1/1/3। ठीक, अब फिर से हम सॉल्व करेंगे उसको। 1/1/3 अगर दिया गया है तो इसको सॉल्व करेंगे। अभी हमने सॉल्व किया इसको, तो हमारा वैल्यू क्या आया था, 3 आया था। अब फिर से वही आया है, यानी अब इस इतने की वैल्यू क्या हो गई हमारी, फिर से 3 हो गई। यानी अब हमारा लास्ट में क्या बचा है, 1/1/3। यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर हैं, तो फिर हम इसको भी सॉल्व करेंगे 1/1/3 को, तो फाइनली हमारा आंसर क्या आएगा, 3। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। आप जब सीख जाएंगे तो इस तरह से करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट करेंगे कि इसका मल्टीप्लिकेशन डायरेक्ट ही 3 करेंगे और इसको पलट देंगे, तो ये 1/3 रहेगा। ओके, फिर यहाँ से भी करेंगे तो ये 3 आ जाएगा, 1/3 ये है, फिर भाग करेंगे तो यहाँ डायरेक्ट ही आप 3 इसका आंसर निकालेंगे। लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट पहले आप क्लियर कर लीजिए, इसलिए हमने इसको विस्तार से आपको समझाने का प्रयास किया है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जैसे हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, 17 भागे 1+1/1+1/1/5। ठीक है, अब इसमें भी हम नीचे से हल करना स्टार्ट करेंगे। 1+1/5 दिया गया है। ठीक है, 1+1/5 अगर दिया गया है तो इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम 5 1 6 5 1 5 प्लस 1 6 6 बटे ये 5 आएगा। अब ऊपर क्या है, 1/6/5 है, तो ये भी उल्टा हो जाएगा और ये क्या आ जाएगा, 5/6। आप समझ रहे होंगे। सबसे पहले हमने इसको सॉल्व किया, 5 के 5 1 6/5। अब इसके ऊपर क्या है, 1 है, 1/6/5 है, तो ये 1 बटे होने से क्या हो गया, ये 5/6 हो गया। यानी अब 1 + 5/6 आ गया। ठीक, अब हम फिर से करते हैं, 6 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 6 1 के 6 और एक ये 7। ठीक है,
सॉरी ये 5 है, 6 एक के 6 और 5 11, 11/6 आया। अब ऊपर अंश में इसके क्या है 1 है, तो फिर से भिन्न क्या हो जाएगी, पलट जाएगी और ये हो गया 6/11। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं आपको। अब हम फिर से इसको सॉल्व करेंगे, 11 एक 11, 11 और 6 क्या होगा 17। ठीक है, फिर ये हमारा आ जाएगा, आगे हम लिखते हैं एक बार, 17 हमारा अंश में है और नीचे हमारा क्या आ गया 11 एक 11 और 6 17/11। अब इसको हम हल करेंगे तो हम 17 लिखेंगे, गुणे करेंगे, जो अगर भाग देते हैं तो भिन्न उल्टा हो जाता है, तो 11/17 हो जाएगा। अब 17 को हम यहाँ कैंसिल करेंगे और फाइनली सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 11, यानी इसका जो आंसर हुआ ये क्या हुआ 11। यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो चलिए अब हम एक क्वेश्चन और इस टाइप का लेते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया गया है 1 सही 1/2 बटे 1 धन 1 प्लस 1/4। ओके, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं। अब हम इसको भी सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। वन प्लस 1/4 है। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करेंगे, 4 के 4 एक 5, 5/4 आया। अब 1/5/4 है तो ये क्या हुआ हमारा, अब ये 4/5 हो जाएगा। ठीक है, अब 5 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 5 के 5 और 4 9, 9/5 होगा। ठीक है, 9/5 हो गया। और ऊपर को जब हम सॉल्व करेंगे 2 एक के 2 एक 3/2 है और ये क्या है 9/5 है, तो इसमें 5 ऊपर चला जाएगा और 9 नीचे आएगा। अब हम इसको काटेंगे तो ये 3 आएगा। ठीक है, अब हमारा ऊपर शेष क्या बचा है 5 और नीचे क्या शेष बचा है 6, तो इसका आंसर क्या होगा 5/6। आपको समझ में आ गया। एक बार हम फिर से बताते हैं, सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ गया हमारा 3/2। ठीक है, अब इसको हमने सॉल्व करना स्टार्ट किया तो सबसे पहले 5 का इसमें मल्टीप्लाई किए, 4 का इसमें मल्टीप्लाई किए, 4 के 4 एक 5, 5/4। ठीक है, 5/4 मैंने लिख लिया। फिर अब ये 1/5/4 है तो भिन्न अपना रिवर्स हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, 4/5 हो गया। ठीक है, अब 5 एक के 5 और 4 9, 9/5 हुआ। ठीक है, अब हम इसको क्या लिख सकते हैं 9/5। अब फिर से सॉल्व करेंगे तो ये क्या है 3/2 है और अब इसको सॉल्व करेंगे तो 5/9 होगा। फिर इसको कैंसिल करेंगे तो 3 आएगा। फाइनली हमारा उत्तर 5/6 आ जाएगा। यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ गई, कॉन्सेप्ट समझ में आया। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को समझते हैं। ये जो इस प्रकार की जो भिन्न होती हैं, आवर्ती दशमलव पर आधारित जो भिन्न होती हैं, उनको सॉल्व करने के अलग अलग मेथड्स हैं। सबसे पहले मैं एक मेथड्स आप समझाऊंगा किस तरह से इसको निकाला जाता है, बेसिक मेथड, फिर उसके बाद उसको हम डायरेक्ट अप्लाई करेंगे सभी प्रकार के प्रश्नों में। ठीक है, जैसे दिया गया है 0.7 बार, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 0.7777। ठीक है, लिख सकते हैं, ये इसके बराबर है। अब हम इसको क्या मान लेते हैं x के बराबर मान लेते हैं। ठीक है, अब हम दोनों तरफ 10 का गुणा कर देते हैं, 10 का दोनों तरफ गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 10x बराबर, अब ये होगा 7.777 और इसी तरह से क्या होगा बढ़ता जाएगा। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई। अब ये क्या हुआ 10x बराबर 7 प्लस 0.777 है तो ये हमारा क्या हुआ x हुआ। ठीक है, क्योंकि 0.777 क्या है हमारा, ये x के बराबर है, तो हम 7 प्लस x लिख सकते हैं, क्योंकि हम 7 प्लस 0.777 लिखेंगे तभी वैल्यू सेम ही होगी। 0.777 की वैल्यू क्या है हमारी x है, तो इसलिए हमने इसके स्थान पे क्या लिख दिया, ये जो वैल्यू है इसके स्थान पे हमने क्या लिख दिया x लिख दिया। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई। अब x को हम इस तरफ ले आएंगे तो ये होगा 9x बराबर, ये होगा 7। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं। तो अब हम x की वैल्यू निकाल रहे हैं तो क्या आ गया 7/9। ठीक, अब हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, जैसे ये हमारा पहला क्वेश्चन था, इसको अब हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। डायरेक्ट लिखने का तरीका क्या है, 0.7 पे अगर बार लगा है तो जितने भी अंक हैं, बार लगे हुए अंक हैं, उसको सबसे पहले लिख लें, 7 लिख लिया, और जितने भी बार लगे हुए अंक हैं उसके नीचे हम 9 लिख देते हैं, उतना 9 लिख देते हैं। ठीक है,
अब इस तरह से हम अपना दूसरा क्वेश्चन करते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 0.8 को इस पे बार लगा है तो 8/9 लिख देंगे। ठीक है। इसका तीसरा प्रश्न दिया गया है 0.39 और इस पे भी बार लगा है तो इसको हम क्या लिखेंगे, 39/99। ओके। अब हम इसको काट दें, 3 से काटेंगे तो 13 आ जाएगा और 3 से काटेंगे तो 33 आ जाएगा। ठीक है। तो फाइनली हमारा आंसर क्या आया, 13/33। ठीक है। अब हम डी वाला ले लेते हैं, एक और बचा हुआ है 0.08 बार। अगर 0 के बाद 0.8 पे बार है तो हम पूरी संख्या लिखेंगे, यानी क्या लिखेंगे, 08। अब दो संख्याओं पे बार है इसलिए 99